देखने में वो एक हवेली ही नज़र आती थी, मगर कहने वाले कहते थे कि ये इमारत किसी बादशाह के आलीशान महल से कम नहीं थी। चरणदास ने इसे बड़ी मेहनत से बनवाया था। इसने हवेली के चारों तरफ खूबसूरत दरख्त भी लगवाए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि इन दरख्तों पर फल तो क्या लगते, पत्ते भी काव काव ही नज़र आते थे। हवेली की पिछली तरफ खूबसूरत और लहलहाते हुए खेत भी चरणदास के ही थे। जितने भी किसान थे, इनमें सबसे अच्छी फसल राजा चरणदास की ही होती थी, और क्यों ना होती, और वो किसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत जो करता था। वज़ीर पृथ्वी सिंह बहुत लालची और जालिम था। इसने जैसे ही हवेली के बारे में सुना तो इसे हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। अगले ही दिन इसने चरणदास को अपने पास बुला लिया और कहने लगा, चरणदास, तुम एक किसान हो और मैं तुम्हें दूसरे किसानों की तरह कच्चे मकान में रहना चाहिए। इतनी शानदार हवेली तुम्हारी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। चरणदास ने कहा, सरकार, मैं सिर्फ एक किसान ही नहीं बल्कि एक ज़मींदार भी हूँ, और बचपन से लेकर अब तक मैंने इस ज़मीन पर अपना खून पसीने की तरह बहाया है। अगर मैंने अपने खून और पसीने की कमाई से ये हवेली बनवा ली है तो इसमें बुराई क्या है? वज़ीर पृथ्वी सिंह नाराज़ होकर कहता है, चरणदास, तुमने तो बहुत गुस्ताखी और बदतमीज़ी की है। चरणदास बोला, सरकार, मैंने तो एक सच बात की है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में आकर कहा, तुम बकवास मत करो और तुम अब इस हवेली में नहीं रह सकते। चरणदास बोला, जनाब, आपके वालिद साहब क्या करते थे? एक लोहार ही तो थे। पूरे दिन लोहे को गर्म करते और शाम को 4 पैसे कमा कर लाते थे। इन पैसों में घर का खर्च भी चलाते और आपको तालीम भी दिलाते थे। तालीम हासिल करके आप वज़ीर बन गए। अब आप बताइए कि आप वज़ीर क्यों बन गए? जाइए आप भी जाकर अपने बाप का पेशा अख्तियार करें। पृथ्वी सिंह गुस्से से आग बगोला हो गया और बोला, तुम मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चरणदास बोला, सच बात कहना कोई गुस्ताखी नहीं है। जब आपकी तालीम हासिल करके आप वज़ीर बन सकते हैं तो क्या मैं मेहनत मजदूरी करके एक हवेली नहीं बनवा सकता? आपको इस पर एतराज़ क्यों है? पृथ्वी सिंह ने कहा, तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। आइंदा कभी मेरे सामने आने की जुर्रत ना करना। चरणदास बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा यहाँ तलब मत करना। ये कहकर वो इसे सलाम किए बगैर ही चला गया। वज़ीर पृथ्वी सिंह बहुत देर तक गुस्से में बड़बड़ाता रहा। इसका ख्याल था कि चरणदास ने इससे डर कर हवेली को इसके हाथ फ़रोख्त कर देगा, मगर चरणदास तो इससे बिल्कुल भी खौफज़दा ना हुआ। पृथ्वी सिंह बहुत देर तक चरणदास के ख़िलाफ़ कोई तदबीर सोचता रहा, मगर इसे कोई भी ऐसी बात ना सूझ रही थी कि जिससे काम लेकर वो इसके ख़िलाफ़ कुछ करता। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन कोतवाल ने इसे खबर दी कि शहर से बाहर एक राहगीर को किसी ने कत्ल कर दिया है। लाश झाड़ियों में पड़ी है। इस खबर ने पृथ्वी सिंह को एक नई तदबीर सोचने पर मजबूर कर दिया और इसे यूं महसूस होने लगा कि जैसे इसके जिस्म में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ गई हो। इसने कोतवाल से कहा कि तुम इस लाश को उठवाकर फ़ौरन चरणदास के खेतों में डाल दो और एक खंजर भी इसके पास ही रख देना। फिर इसने कोतवाल के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मैं तुम्हें इनाम कराम दूंगा और इसके अलावा तुम्हारी तरक्की भी करवा दूंगा। कोतवाल ने इसे सलाम किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। इसने जाते ही वो सब कुछ कर दिया जो इसे पृथ्वी सिंह ने कहा था। इधर चरणदास जैसे ही खेत में दाखिल हुआ, इसे एक लाश नज़र आई और वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि किस बेरहम आदमी ने इसे यहाँ पर कत्ल कर दिया है। अभी वो कुछ सोचने भी ना पाया था कि सिपाहियों ने आकर इसे घेर लिया और दरबार में लेकर राजा के पास हाजिर हो गए। राजा ने जब सुना कि चरणदास ने एक शख्स को कत्ल कर दिया है तो इसने वज़ीर पृथ्वी सिंह को हुक्म दिया कि लाश को भी यहाँ लाने का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर की वापसी तक चरणदास के सामने अपनी बेगुनाही का रोना रोता रहा, लेकिन राजा ने इसकी एक न सुनी, क्योंकि सिपाहियों ने राजा से कह दिया था कि जब वो वहाँ पहुँचे तो चरणदास लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। चरणदास ने राजा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर सिपाहियों के बयान ने इसकी बेगुनाही के तमाम मौके ख़त्म कर दिए। राजा ने हुक्म दिया चरणदास को फांसी पर लटका दिया जाए और इसकी हवेली और दूसरी तमाम जायदाद बेचकर इसकी रकम कत्ल होने वाले आदमी के वारिसों को दे दी जाए। अगले दिन चरणदास को फांसी दे दी गई। हज़ारों लोग जमा थे। इनके सामने चरणदास का जुर्म बताने के बाद इसे फांसी दे दी गई। वज़ीर पृथ्वी सिंह गरीब चरणदास को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। चरणदास ने इससे कहा, लोहार के बेटे, मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे खून
मेरे हाथों ही होगा, क्योंकि मेरी मौत का ये सामान तूने ही मुहैया किया है। पृथ्वी सिंह ने इसे कोई जवाब न दिया और इसके इशारे पर जल्लाद ने इसे फांसी दे दी। राजा के हुक्म पर चरणदास की ज़मीन जायदाद नीलाम कर दी गई। नीलामी के वक़्त पृथ्वी सिंह भी वहाँ मौजूद था। इसने भी बोली लगाई और इससे ज़्यादा बोली लगाने की किसी में हिम्मत न थी। इसने कुछ रकम वो हवेली और सारी जायदाद खरीद ली। पृथ्वी सिंह ने हवेली में कदम रखा तो इसकी आंखें खुल गईं। हवेली में ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जो इसके वहम गुमान में भी नहीं थीं। पृथ्वी सिंह ने इस हवेली में राजा की दावत करने का इरादा कर लिया। इसने हवेली की खूब सफाई सुथराई की, इसे बेहतरीन तरीके से सजाया गया और फिर राजा और उसके दूसरे तमाम वज़ीरों को दावत दे डाली। राजा के रास्ते में फूल बिखरे पड़े थे। सारे मुलाजम अदब से राजा के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सबसे पहले राजा के वज़ीर आए और आखिर में राजा खुद पहुंचा। राजा को हीरा लाल कहीं भी नज़र न आया। ये देखकर इसे खासा गुस्सा आया। इसने मुलाजमों से पृथ्वी सिंह के मुतल्लक पूछा तो एक मुलाजम ने हाथ जोड़कर कहा, वो पूजा करने वाले कमरे में भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा के हुक्म पर एक वज़ीर चंद मुलाजमों के हमरा हीरा लाल को बुलाने के लिए पहुंचा तो साथ वाले कमरे में पहुंचा तो देखा कि दरवाजे अंदर से बंद हैं। इसने सब ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें भी दी, मगर अंदर से कोई भी जवाब न आया। राजा को पता चला तो इसने दरवाज़े का तोड़ने का हुक्म दे दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद सबसे पहले राजा इस कमरे में दाखिल हुआ। इसने देखा कि हीरा लाल कुर्सी पर बैठा है, सर मेज़ पर झुका हुआ है। अचानक राजा ने रोशनदान की तरफ से देखा तो इसे पता चला कि धुआं इस रोशनदान के रास्ते बाहर जा रहा है। राजा को यूं लगा जैसे चरणदास का चेहरा धुआं बनकर रोशनदान के रास्ते बाहर निकल रहा हो। ये बात दूसरे लोगों ने भी देखकर महसूस की थी। राजा के एक वज़ीर ने राजा को बताया कि चरणदास ने मरने से पहले पृथ्वी सिंह को कहा था कि मेरी मौत का सामान तुमने मुहैया किया है, अब तेरी मौत मेरे हाथों से ही होगी। राजा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया। नंदू बनैया बहुत मालदार था। इसका बड़ा ठीक ठाक कारोबार था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत खूबसूरत लड़की थी। राजकुमारी भी खूबसूरती में कुछ कम न थी। कमला बचपन से चरणदास के साथ खेल कूद कर जवान हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बचपन से ही चरणदास इससे कहता था कि कमला जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर कमला जवाब में कहती थी, चरणदास मेरे पिताजी तुमसे मेरी शादी कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम एक गरीब आदमी हो और मेरे पिताजी बहुत मालदार आदमी हैं। जवाब में चरणदास इससे कहता, कमला तुम फिक्र ना करो, मैं बड़ा होकर खूब मेहनत करूँगा, बहुत सारी दौलत कमाऊँगा, फिर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा रिश्ता मांगूँगा और वो तुम्हारी शादी मेरे साथ ज़रूर कर देंगे। चरणदास इसी रोज़ से दिन रात मेहनत करने लगा था। नंदू बनैया ने इसे इस तरह मेहनत करते देखा तो कहा करता था कि ये लड़का बहुत जल्द किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। एक दिन चरणदास ने सोचा कि इसे दूसरे काम छोड़कर खेती बाड़ी करनी चाहिए, इस तरह फसल भी ज़्यादा होगी। ये सोचते हुए वो नंदू बनैया के पास गया और बोला कि मैं खेती बाड़ी करूँगा, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दिलवा दें। बनैया इसकी बात सुनकर खुश हुआ। इसने इसे ज़मीन भी दे दी और साथ ही 2 बैल भी दे दिए। चरणदास का बूढ़ा बाप शाम को जब बनैया के पास जाता तो बनैया इसके बेटे की खूब तारीफ़ करता, जिसे सुनकर चरणदास का बाप बहुत खुश होता। चरणदास जी जान से मेहनत करता रहा। हर साल इसकी फसल पहले से ज़्यादा अच्छी होती। 10 साल के अरसे में चरणदास ने आसपास के लोगों से ज़मीन खरीद कर अपने खेतों को और ज़्यादा वसी कर लिया। एक खूबसूरत हवेली भी बनवा ली। हवेली में एक से बढ़कर एक चीज़ ला कर रखी। वो सोचता था कि कमला जब ब्याह कर इस हवेली में आएगी तो वो बहुत खुश होगी। एक दिन वो अपने बाप से बोला, बाबा तुम्हें पता है कि इतनी ज़मीन मैंने क्यों ख़रीदी है? ये इतनी शानदार हवेली क्यों बनवाई है? सिर्फ़ और सिर्फ कमला के लिए। अब आप खुद देख लें कि मैं कितना अमीर आदमी बन चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसके बाप को मुझे दामाद बनाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। बाप ने चरणदास को समझाया कि इसका इस तरह जाकर रिश्ता मांगना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो कमला के बाप की मेहरबानी की वजह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे नाराज़ हो जाएं। इस पर चरणदास को भी ये बात समझ में आ गई। इसने फ़ैसला कर लिया कि वो 1-2 दिनों तक कमला से बात करेगा।
चंद दिनों बाद इसकी कमला से मुलाकात हुई तो उसने कमला से कहा कि वो अपनी माता से इसके मुतल्लक बात करे। कमला मुस्कुराती हुई बोली, चरणदास, मैं तुम्हारे कहने से पहले ही अपनी माता जी से बात कर चुकी हूँ और वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पिताजी से भी बात की है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ की, और तुम्हें तो पता है ना पिताजी मेरी माताजी से कितना डरते हैं। उन्होंने भी फ़ौरन हाँ कर दी, बल्कि इसी वक्त पंडित जी से कहकर शादी के बारे में हिसाब भी लगवाना शुरू कर दिया। ये सुनकर चरणदास खुशी से नाच उठा और बोला, फिर तो पंडित जी ने क्या कहा है? कमला बोली, पंडित जी ने देर तक हिसाब लगाया, फिर बोले कि 7 महीने के बाद, क्योंकि 5वां महीना चरणदास के लिए मुसीबत का महीना है, पहले इसे गुजर लेने दो। चरणदास ने सोचा कि ये तो काफ़ी लंबा अरसा है, फिर सोचा जहाँ इतने साल गुजर गए हैं वहाँ ये भी सही। अब वो खुशी से रहने लगा था, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि कमला को इससे अब कोई नहीं छीन सकता। वो शिद्दत के साथ 7वें महीने का इंतज़ार करने लगा, मगर 5वां महीना शुरू हुआ तो पृथ्वी सिंह ने साजिश करके इसे फांसी पर चढ़ा दिया। चरणदास के मरने के बाद बनैये को एक बार फिर अपनी बेटी की फिक्र लग गई। इसने कोशिश करके गांव के ज़मींदार नेहरू लाल के बेटे से कमला का रिश्ता तय कर दिया। कमला को पता चला तो इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। इसने माँ से साफ कह दिया कि वो चरणदास के मरने के बाद किसी से भी शादी नहीं करेगी। माँ ने इसे समझाते हुए कहा, बेटी, चरणदास जिंदा रहता तो मैं तुम्हारी ज़रूर इससे शादी कर देती। कमला की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, चरणदास जिंदा होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी इससे शादी कर देती, मगर अब तो वो मर चुका है। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। नेहरू लाल का बेटा बहुत हंसमुख और खुश अखलाक नौजवान है। शहर में इसकी जायदाद भी खासी है। तुम्हारे लिए इसका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।